नमस्कार, 5 के प्रहार में आपका बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। आज का डिबेट का मुद्दा है सिस्टम हो गया है तो ओएमआर शीट में घोटाला मामले में अब चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बोर्ड में तैनात एक सिपाही और परीक्षा कराने वाली फर्म ने पूरे सिस्टम को हैक करके रख दिया था। एसओजी ने दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक सिपाही अनिल चौधरी ने फर्म राभव लिमिटेड से मिलीभगत कर कई लोगों की नौकरी लगवाई, जिसके लिए खाली ओएमआर शीट को फोटोशॉप से एडिट कर कई अभ्यर्थियों के नंबर बढ़ा दिए गए। अब इस मामले में एसओजी की कार्रवाई जारी है, तो वहीं इस पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी कांग्रेस दोनों पर आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं कि ये घोटाला दरअसल दूसरी सरकार के कार्यकाल में हुआ। अब घोटाला किसी भी सरकार में हुआ, सच्चाई तो ये है कि धोखा डिजर्विंग अभ्यर्थियों के साथ हुआ। इसी पर विस्तार पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ओएमआर में गड़बड़ झाला, कितना पुराना घोटाला। अरे 19 में पेपर हुए, उस सीट में कैसे बदलाव हुआ? अरे पूर्व मुख्यमंत्री जी, ये आपके घर तक भी जा रहा है। आपका पीएसओ क्या बिना आपके चला? सिस्टम में मिली भगत का खेल, मेहनत फेल। नकली और फर्जी आरएस भी भर्ती पा गए, तो उस ओएमआर शीट में हमारी सरकार कार्रवाई करे। अब ये पुराने मामले लेकर आए, इन मामलों में मेरी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ओएमआर में फोटोशॉप, करीबियों को कराया टॉप। सिपाही निकला चोर, सिस्टम में पैसे का शोर। एसओजी ने खोले राज, तकनीकी प्रमुख पर गाज। ओएमआर में बैंग बैंग, सिस्टम हो गया हैंग। और हमारे साथ इस डिबेट में खास पैनल जुड़ गया। उपेंद्र यादव बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, आशीष हल्दानिया प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ रहे हैं, ओपी सोलंकी जुड़ेंगे हमारे साथ अधिवक्ता, हितेश शर्मा भी हमारे संवाददाता जयपुर से जुड़ेंगे, आशीष शर्मा रीट विशेषज्ञ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ खास गेस्ट जुड़ गए हैं, मेजर जनरल आलोक राज जो कि आरएसएसबी के अध्यक्ष हैं। सबसे पहले उनसे ही बात कर लेते हैं। स्वागत आलोक जी, और शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया है। मेरा आपसे पहले सवाल यही है कि जिस तरह से ओएमआर घोटाला सामने आया है, भर्ती व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अभ्यर्थियों की अपनी चिंताएं हैं, उनको किस तरीके से देखेंगे और क्या जवाब देंगे? नमस्कार, जय हिंद और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं आपके माध्यम से सभी युवाओं को ये अश्योर करना चाहता हूँ कि सिस्टम में कोई खराबी नहीं है। हमारे पास ये संजय माथुर साहब जरूर थे, वो गिरफ्तार हो गए हैं, मगर सिस्टम पूरा काम कर रहा था, पूरी एसओपी थी, और जो ओएमआर स्कैन होता है, रिजल्ट प्रिपरेशन होता है, वो पूरा सीसीटीवी फुटेज उसकी होती है, मॉनिटरिंग होती है, हमारी चेकिंग होती है, और इसमें सिर्फ एक आदमी अकेला नहीं होता है, उसकी जिम्मेवारी नहीं होती है, अकेले कईयों की जिम्मेवारी होती है। और मैं खुद पूरे टाइम इसको मॉनिटर कर रहा था, तो पूरा की पूरा ये मतलब एक वेल मैनेज्ड सिस्टम है, और यदि इसकी जांच की आवश्यकता होती है हम जांच करा सकते हैं, और यदि इसमें कोई दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी आलोक जी, आप तक ऑडियो मिल रहे हैं? कट गया है, लेकिन उन्होंने भरोसा दिया है। ये आलोक राज हैं जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, और वो कह रहे हैं कि आगे अगर जरूरत पड़ेगी कि पिछली भर्तियों की या 2 साल की जो नई सरकार की उसकी भर्तियों की, तो उसके जांच का दायरा भी बढ़ाया जाएगा, और उसके लिए पूरी तैयारी के लिए उसकी साथ के लिए वो खड़े हुए हैं। बहरहाल अब हमारा सा खास पैनल जो आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है उनकी तरफ हम रुख कर लेते हैं। सबसे पहले उपेंद्र यादव जी, आपसे मेरा सवाल है, चूंकि सीधे सीधे अशोक गहलोत ने तो एक लेटर बम फोड़ दिया है, और वो ये कह रहे हैं कि राजनीतिक रंग दे रहे हैं आप इनको, आपसे टारगेट पर ले रहे हैं कांग्रेस के दौरान हुई भर्तियों को, जबकि स्टाफ तो वही है। वही ठग स्टाफ ने 2024 में भी भर्तियां कराई हैं, 2025 में भी भर्ती कराई हैं, तो इस तरफ भी तो गौर फरमा लीजिए जनाब। देखो, आपको एक चीज स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा, आरोप कुछ भी लगाए, उनके खोदेओं को भरने का काम कर रहे हैं वही एसओजी है।
उस समय हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। आप जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर उपेंद्र यादव सर्च करिए, हजारों बार हम चिल्ला चिल्ला के बोले कि फर्जी डिग्री डिप्लोमा के खिलाफ कार्रवाई हो, इस फर्जीवाड़ों के खिलाफ कार्रवाई हो। आज वही एसओजी मध्य प्रदेश जाकर कार्रवाई कर रही है, वही जेएस यूनिवर्सिटी पे कार्रवाई करवा रही है, वही बजरलाल जी की सरकार है जिन्होंने शपथ लेते हैं सबसे पहले एसआईटी का गठन किया, 300 से ज्यादा लोगों को जेल में डालने का काम किया। 2 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। आज सवाल ये उठा रहे हैं, आज मुझे याद है कि जब 2022 में जब दिसंबर में जब भर्ती निकली सीएचओ भर्ती, और जब फरवरी में जिसकी एग्जाम हुई वो पेपर लीक हो गया, 8:02 पर वो पेपर आ गया। मैं खुद कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचा, एसओजी पूछा कि ये देखो पेपर लीक हो गया, लेकिन नहीं माना। हम चिल्लाते रहे, धरना प्रदर्शन करते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी मुख्यमंत्री उपेंद्र जी आपको रोकना चाहेंगे एक बार फिर। आरएसएसबी के अध्यक्ष हमारे साथ आलोक राज जी जुड़ गए हैं जो कि डिस्कनेक्ट हो गए थे, और उनसे समझना इस मुद्दे को, गंभीर मुद्दे को जो सीधे युवाओं से जुड़ा हुआ है, अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ है, जो सपना लेकर आते हैं कि भाई सरकारी नौकरी लगेगी, जो कलम घिसते रहते हैं, समय ऊर्जा सब देते हैं, लेकिन उनको सिस्टम से मिलता है धोखा, और जो 0 नंबर वाले हैं वो कट ऑफ में टॉपर बन जा रहे हैं। तो ये बहुत गंभीर विषय है, और इसीलिए आलोक राज जी मैं आपसे एक बार फिर यही समझना चाहूंगी, क्योंकि हम कल से इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। कई कॉल्स आई, कुछ अभ्यर्थी भी हमारे साथ जुड़े, और उनका कहना था कि आउटसोर्स सिस्टम जो है ना, जो फर्म को आप ठेका देते हैं, वहीं से यहाँ धोखेबाजी की एंट्री हो जाती है। क्या इस पर आप लोग कुछ करेंगे, देखेंगे, ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़े? नमस्कार वंस अगेन। एंड एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा कि सिर्फ कर्मचारी चयन बोर्ड नहीं, बल्कि ज्यादातर भर्ती संस्थाएं हैं वो सभी प्राइवेट वेंडर को यूज करती हैं इस काम के लिए, यानी कि स्कैनिंग के लिए और रिजल्ट प्रिपरेशन के लिए। ये एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस रही है, और मतलब मैं कहूँगा शायद सारी संस्थाएं इसका यूज करती हैं। बहुत ही रेयरली कोई ऐसी संस्था होगी जो कि इसका यूज नहीं करती, और इसका कारण है क्योंकि ये जो कॉन्फिडेंशियल पार्टनर होते हैं और वो चेयरमैन के द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं और उन पर भरोसा किया जा सकता है। ठीक है, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि जैसे इस केस में हुआ था, एक पुराना प्रकरण है 2019 का, जिसमें प्राइवेट कंपनी ने धोखा दिया और खुद के कर्मचारी ने धोखा दिया, लेकिन ये तो नहीं है कि सभी ऐसा करते होंगे। अब चूंकि एपिसोड हुआ तो आलोक जी, आपने कहा कि पुराना प्रकरण है 2019 का, अभी तक जो एसओजी की जांच है उसमें मेरी जानकारी कहती है कि 3 भर्तियों में भूमिका दिखी थी, स्टाफ की भी और फर्म की भी। इस फर्म को कितनी भर्तियों का ठेका मिला था? क्या सभी की जांच हो चुकी है? क्या उनको हरी झंडी मिल चुकी है? नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ही पुराना प्रकरण 2010 का है, और तीनों जो भर्ती की बात एसओजी कर रही है वो तीनों पुरानी भर्तियां उसी से वक्त की है। हमारे वक्त की कोई इसमें परीक्षा नहीं है, और ये एक प्रैक्टिस जो रही है वो हमेशा से रही है। और चूंकि उस समय प्रकरण हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि वो अभी भी वो सेम प्रैक्टिस जारी है। वो सारी एजेंसी चेंज हो चुकी हैं, और हाईएस्ट ऑफिसर जो संजय माथुर जी थे वो साथ में थे, अभी तक हमारे साथ में थे, लेकिन पूरी नजर होती थी, और उन्होंने ऐसा किया होगा। ये जब तक जांच नहीं होती तो बता नहीं सकते कि उन्होंने ऐसा दोबारा किया होगा, लेकिन हमारी भी उन पर नजर थी। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि ये पूरा जो हमारा सिस्टम है ये बिल्कुल इट इज ओपन टू इन्वेस्टिगेशन है। हर चीज रिकॉर्डेड है, हर चीज ऑनलाइन है, हर चीज सेव्ड है, तो कभी भी जांच की जा सकती है, और जांच करने के बाद जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अभ्यर्थियों की एक मांग और भी है, सोशल मीडिया भी आप देख रहे होंगे तो समझ रहे होंगे, वो कहते हैं कि ओएमआर को पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। क्या इस और विचार कर रही है आरएसएसबी? बिल्कुल, मैं इसको कम से कम 1 साल से ट्राई कर रहा हूँ। हमेशा कुछ ना कुछ टेक्निकल अड़चन रही है, और हम 2 परीक्षाओं की ओएमआर शीट को पहले से ही पब्लिक कर चुके हैं, और अभी दोबारा प्रयास कर रहा हूँ कि जो बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं 2 गुना के अंदर, जैसे अभी चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा हुई थी सितंबर के अंदर, उसमें जो दो गुना बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं 1 लाख से ऊपर, उस सभी की ओएमआर शीट को हम पब्लिक डोमेन में रखने का प्रयास कर रहे हैं, और आगे आने वाली परीक्षाओं के अंदर भी हमारा ये प्रयास रहेगा। मुझे उम्मीद है कि इसमें मुझे सफलता मिलेगी। शुक्रिया आलोक राज जी हमसे जुड़ने के लिए और अपना समय हमें देने के लिए। एक बार फिर अपना पैनल का रुख करते हैं। उपेंद्र यादव अपनी बात रख रहे थे, उनको मैंने बीच में रोकना पड़ा था। उपेंद्र यादव जी आप कंटिन्यू करें। अशोक गहलोत तो यही कह रहे हैं कि राजनीतिक रंग मत दीजिए, आपका फोकस हो न्याय मिले अभ्यर्थियों को। देखो मैम, सबसे ज्यादा पेपर लीक के खिलाफ, इस सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला मैं खुद था उस समय। आरपीएससी के बाद जब लाठीचार्ज हुआ तो मैंने आरपीएससी पे सवाल उठाए थे कि यहाँ बड़ा खेल चल रहा है, और उसके बाद आरपीएससी के सदस्य पकड़े गए। कर्मचारी चयन बोर्ड में सीएचओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक हुआ, सबसे पहले सबूत देकर मैं आया था 8:02 पर फरवरी में जो एग्जाम हुई थी, तो वो उसका पेपर लीक हो गया, लेकिन नहीं माना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसको रद्द किया गया। ऐसे ही कई मामले थे। आज उस समय सिस्टम को सुधार देते
तो आज ये देखना नहीं पड़ता। ठीक है, आप या कह रहे हैं आज कि कांग्रेस एसओजी की को हालत हमने खुली ऐसी सीट नहीं दी होती। और इसीलिए ये खुलासे हो रहे हैं। मैं आऊंगी आपके पास, जवाब लूंगी मैं आशीष जी से इसका, लेकिन इससे पहले एक हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं, प्रवीण उनका नाम है, काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं। प्रकाश है, प्रकाश मीणा उनका नाम है। प्रकाश, इस गंभीर और बड़े मुद्दे पर आप क्या कहना चाहते हैं? जी मैडम, मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि जब 2018 से आलोक नाथ जी कह रहे हैं कि हमारी नजर में भी थे, तो फिर उस टाइम पे बोर्ड क्या कर रहा था? हमारा तो ये भी कहना है कि 2018 से अभी तक की सारी पर्चियों की जांच होनी चाहिए। दूसरी चीज, जैसे रातों रात बीएल जाटावत जी जो पूर्व बोर्ड अध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, इस चीज का भी खुलासा होना चाहिए। और तीसरी चीज, इतना सब होने के बावजूद राजस्थान सरकार कर क्या रही है, हमें तो ये समझ में नहीं आता। हम बेरोजगार है मैडम, मतलब जैसा एक इसमें भी हुआ था, मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ, तो उसकी तर्ज पर क्यों ना आरएसएसबी को भंग कर देना चाहिए और इसका पुनर्गठन होना चाहिए। चलिए, आपकी दर्द को, आपकी पीड़ा को हम समझते हैं। शुक्रिया प्रकाश हमसे जुड़ने के लिए। उपेंद्र यादव जी, आप ये समझे, ये आम लोग हैं, ये युवा हैं जो मेहनत करते हैं, कोचिंग का पैसा किस तरीके से जुटाते हैं, बड़े शहर आते हैं सपने लेकर, और सिस्टम से धोखा उन्हें मिलता है, जीरो वाले टॉपर बन जा रहे हैं। ये स्थिति है। वही कह रहे हैं कि जब 18 में हुआ तो क्या गारंटी कि 24-25 में नहीं हुआ होगा या 23 तक नहीं हुआ होगा? तो दायरे में तो सभी आनी चाहिए ना, फिर जांच सभी क्यों नहीं चाहिए? अभ्यर्थी एक लाइन में कह रहे हैं सब भर्तियों की जांच कराएं। कर रही है क्या सरकार ऐसा तैयारी? देखो स्पष्ट तौर पे मैं कहना चाहूंगा, यही यशस्वी मुख्यमंत्री है जिन्होंने पहल की है। यदि कांग्रेस ने तो दबाने का काम किया था, और इन्होंने एसओजी को आज 40 सदस्यों की टीम मध्य प्रदेश जाकर उस यूनिवर्सिटी पर छापा डाला है कल ही। ऐसे जेएसओ चाहे अन्य कई यूनिवर्सिटियों पर रोकने का काम कर रहे हैं। और जो एसओजी ने कार्रवाई की है, ये फ्री हैंड मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई है। और आने वाले समय में आप देखना बहुत कार्रवाई होंगी, बहुत सी कार्रवाई होंगी आने वाले समय में। खुद मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग कर रहे, कह रहे हैं कि युवाओं के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, एक दर्शक है, अदिति उनका नाम है। अदिति, स्वागत आपका। आप क्या कहना चाहती हैं, क्या है आपकी चिंता और क्या है मांग? जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं हमारी गवर्नमेंट को यही कहना चाहूंगी कि अभी जो युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस बात का पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो आगामी जो भर्तियां हैं उनमें किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, इस प्रकार की, और हम हमारी तैयारी को पूरा सफलता का एक रूप देख सकें। और मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं कवि हूँ और कुछ पंक्तियां यदि आपकी अनुमति हो तो मैं कहना चाहूंगी। बिल्कुल शॉर्ट में आदिति। कि सपनी पार समंदर की देखे कागज की नावनी, दिया हौसला बहन का माँ के आंचल की छावनी। सपनी पार समंदर की आंखों में अरमान संजोए निकली है ये धारा, छोड़ खेत खलियान सुनहरे पानी नया किनारा। शुक्रिया अदिति, मेरे पास वक्त इतना ही है इसलिए आपको रुकना पड़ेगा। और जाहिर तौर पर आप लोगों के सपने, आपके अरमान पूरे हों, इसके लिए जरूरी है कि सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी भी आए। आशीष जी, इसकी जिम्मेदारी तो आपको भी दी गई थी 2018 से लेकर 23 में, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? कि सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, जिस तरीके की बात उपेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। भजन लाल जी के खुद के शब्द हैं कि राजस्थान में अपराध हो जाता है और हम रोक नहीं पाते, और दूसरे राज्यों में अपराध होने से पहले पता लग जाता है। तो ये तो बड़ी बड़ी बातें ना करें, मुख्यमंत्री जी का तो फेलियर यही साबित हो गया। और बात रही इस भर्ती परीक्षा की, तो मैं सबसे पहले यह बता दूं कि यह भर्ती परीक्षा जो थी ये 2018 की थी, ठीक है, हुई बाद में ये 2019 में। लेकिन उस वक्त आरएसएस-बी के चेयरमैन, उस वक्त आरएसएस-बी के अध्यक्ष कौन थे? उस समय आरएसएस-बी के अध्यक्ष थे बीएल जाटावत साहब, जिनकी नियुक्ति किसने की थी? जिनकी नियुक्ति वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने की थी, ठीक है। उसके बाद में सबसे बड़ी बात मैं और बता देता हूं, शायद उपेंद्र जी को पता होगा क्योंकि छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं, छात्र नेता रहे, इन्होंने संघर्ष किया है और बहुत ज्यादा संघर्ष किया। इनके संघर्ष पर भी मैं एक बात कहूंगा, जिस समय बीएल जाटावत साहब की नियुक्ति हुई थी उस समय सिर्फ वो एक इकलौते अध्यक्ष थे, उसके अलावा उनके साथ कोई सदस्य अटैच नहीं था। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप चेक करा लीजिएगा। आरएसएस-बी में बता दिया कि अध्यक्ष की नियुक्ति वसुंधरा राजे सरकार ने की थी,
फर्म को ठेका दिया था वसुंधरा राजे सरकार ने। अरे लेकिन सर ओएमआर घोटाला तो आपके राज में हुआ, 2019 में ये एक्सपोज हो गया था, एसटीएफ ने गिरफ्तारी कर ली थी। जब इस भर्ती की शुरुआत सक्रिय हो गई थी यूपी में, यूपी एसटीएफ में सबसे पहले क्यों मिला था, उस पर आपने काम क्यों नहीं किया? 5 साल कम कर गए। चलिए एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, मैं आऊंगी आशीष जी, इसका जवाब आपको देना होगा। दर्शक देख रहा है, सुन रहा है, और दोनों सरकारों को उसने देख लिया है। प्रेम हमारे साथ जुड़ गए। प्रेम, स्वागत आपका, क्या कहना चाहते हैं? काफी इंतजार करना पड़ा इसलिए यहां पर डिस्कनेक्ट हो गया। आशीष जी, हाँ आशीष जी शॉर्ट में जवाब दीजिएगा। मैं कह रही हूं 5 साल आपको कम पड़ गए क्या एक्शन लेने के लिए? उपेंद्र यादव जी ने कहा कि मैं उस समय छात्र नेता था और मैंने लड़ाई लड़ी, उस समय गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी किसकी सरकार में हुई? गिरफ्तारी कांग्रेस की सरकार में हुई, और कांग्रेस की सरकार में ही पेपर लीक पर कानून बना था कि 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा, आजीवन कारावास होगा और संपत्तियां खुर्क होगी। कई लोगों के घरों पे बुलडोजर चला था जिस समय वो उसमें संगीनता में लिप्त थे, उस पेपर में लिप्त थे, उन लोगों के घर में बुलडोजर चला था। और सबसे पहली गिरफ्तारी बाबूलाल कटारा की कांग्रेस सरकार में हुई थी, शायद उपेंद्र यादव जी कहते हैं 250 गिरफ्तारियां कर दी, वो कहते हैं 350 गिरफ्तारियां कर दी, हम ले रहे हैं एक्शन, हम ले रहे हैं एक्शन। तब एक मिनट, बहस इस तरीके से नहीं होगी, एक एक करके बोलेंगे आप, एक एक करके बोलेंगे। महत्वपूर्ण मुद्दा है, युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैं आप लोगों की आवाज डाउन करा दूंगी। देखिए, आपको एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करना है, आप लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि यहाँ पर अभ्यर्थियों को न्याय मिले। जेल में भी डालेगी, राजस्थान में जो आपने किया है, बेरोजगार है, आज उसके घर में आत्महत्या करने को मजबूर होना है बेरोजगारी के बारे। और भजनलाल जी क्या कर रहे हैं? हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रही है, ये जनता आपको माफ नहीं करेगी, आपको माफ नहीं करेगी जनता। आशीष जी हो गया, नंबर बना लिया आप लोगों ने, नंबर बना लिए, दर्शक सब देख रहे हैं। आप तो एक दूसरे पर कहते हैं कि कार्रवाई हमने की, हमने की। अरे फिर भरोसा क्यों उठ जा रहा है अभ्यर्थियों को? क्यों धोखा मिल रहा है? जीरो वाले टॉपर क्यों बन गए? आशीष जी, मैं आपको लेकर आना चाहूंगी। आप चूंकि रीट विशेषज्ञ हैं, अभ्यर्थियों के फ्यूचर के, उनकी चिंताओं को भी बेहतर तरीके से जानते होंगे। अब आगे क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए ताकि अभ्यर्थियों को जस्टिस मिल पाए? जो डिजर्व करते थे उस वक्त सरकारी नौकरी उन्हें नहीं मिल पाई 2019 में। पहले तो सभी को नमस्कार। देखिए, यहाँ मुद्दा ये नहीं है कि कौन सी सरकार में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, यहाँ मुद्दा विद्यार्थियों के जीवन से है। जो विद्यार्थियों ने इतनी मेहनत से, वो दिन रात मेहनत करते हैं और लगभग 1 से 2 साल के बीच में मेहनत करके एक एग्जाम देते हैं, और उसमें जब वो असफल हो जाते हैं, अच्छे अंक लाने के बावजूद भी जब कट ऑफ इतनी हाई चली जाती है, वो अचानक देखते हैं कि ओएमआर में घोटाला हो गया, तो उनका इस प्रणाली से विश्वास उठ जाता है। तो अब हम इस मुद्दे पर लड़े कि किसने, सरकार ने क्या किया, किस सरकार ने क्या नहीं किया, इसके बजाय हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अब आगे क्या करना चाहिए। जैसे मैं कुछ सुझाव दूं तो मेरी तरफ से 2-3 सुझाव होने चाहिए कि एक तो हमें डिजिटल ऑडिट ट्रेल बनानी चाहिए, ताकि जितनी भी ओएमआर हो उनको एक एनक्रिप्टेड डाटा सर्वर पर रखकर, ब्लॉकचेन में रखकर, और हम उन्हें डिजिटली बच्चों को भी दिखा पाए। दूसरा, हमें कुछ चीजें और ध्यान देनी पड़ेंगी कि जो परीक्षा का मूल्यांकन है वो 2 स्वतंत्र एजेंसियों से करवा सकते हैं, जिसमें रैंडम ओएमआर चेक की जा सकती है कुछ विद्यार्थियों की, ताकि उससे थोड़ी ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में आएगी। तो हमें जो बच्चे जो हैं वो परेशान हैं, उसका प्रणाली से विश्वास उठता जा रहा है। बच्चे चाह रहे हैं कि 2018 से लेकर अब तक की सारी वैकेंसियों की जांच की जाए। देखो, ऐसा भी संभव नहीं है कि सभी वैकेंसियों की जांच की जा सकती है, और उससे कई सारे विद्यार्थी जो सच में ही पढ़ गए उनका भी नुकसान होगा। लेकिन फिर भी हम आगे के लिए, जो आगे के एग्जाम्स हैं, उनके लिए हमें ध्यान देना होगा कि हमें स्वतंत्र एजेंसी बनानी चाहिए। कोशिश कर रही हूं। आशीष जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, सुझाव भी दिए, और चूंकि ये प्रोग्राम डेडिकेटेड हमारे दर्शकों के लिए भी है, खासतौर पर युवा है हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, अपनी चिंता, अपनी मांग भी रख रहे हैं। प्रेम, जिनका पहले डिस्कनेक्ट हो गया था फोन, अब एक बार फिर जुड़ गए हैं। प्रेम, स्वागत आपका, क्या कहना चाहते हैं? जी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम सर कम कर दीजिए। मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं टीवी पे बैठा आपका ये सुन रहा हूँ। हाँ जी मैडम जी नमस्कार। मैडम जी, आपको मैं सुन रहा हूँ कि बचपन से लेकर
25-26 साल तक बच्चा मेहनत करता है, उसके माँ बाप बड़ी गरीबी के अंदर चलकर उनको पढ़ाता है। जब ये नौकरी का टाइम आता है मैडम, तो ये जितने भी नेता है, चाहे किसी कांग्रेस या बीजेपी के हो, ये अपने ही साथियों को, अपने रिश्तेदारों को ये नंबर बढ़ाकर नौकरी दे देते हैं। अभी कल परसों एक सफाई कर्मचारी का मतलब क्या चयनित होना था, उन बच्चों को, SC ST के OBC बच्चों को नंबर काट कर और उनको दूसरों को दे दिया, अपने चाहने वालों को। भ्रष्टाचार हिंदुस्तान में हो रहा है मैडम। हम तो ये चाहते हैं इनको ईडी के द्वारा इनको गिरफ्तार करवाया जाए, ताकि बच्चों, गरीब को, अमीर को सही ढंग से इन बच्चों को नौकरी शुक्रिया मिले। प्रेम हमसे जुड़ने के लिए। तो ये अभिभावक के परिजन की चिंताएं हैं जो आप लोग भी सुन रहे होंगे। हितेन भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए। हितेन, बहुत बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आया है। अभी तक पेपर लीक हो रही थी, अब OMR घोटाला हो गया। SOG की जांच कहां तक पहुंची है? जी बिल्कुल, OMR घोटाला जो है वो काफ़ी बड़े स्तर पर बताया जा रहा है। हालांकि अभी जो जांच चल रही है, जो SOG ने बताया कि उनकी जांच चल रही है और उनकी एक टीम जो है मध्य प्रदेश में भी है, वो एक अलग मामला है जिसको लेकर जो फर्जी डिग्री और जो सर्टिफिकेट्स हैं उनकी जांच की जा रही है। तो लगातार SOG जो है इस बारे में काम कर रही है और SOG ने जो गिरफ्तारी की यहाँ बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि जो उनका टेक्निकल हेड था वो ही जो है इसमें लिप्त पाया गया। तो इस चीज़ की भयावहता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो टेक्निकल हेड ही इसमें शामिल था और OMR शीट, जिसको सबसे सुरक्षित माध्यम समझा जाता था अब तक की परीक्षाएं करवाने का, वो भी जो है इसमें जो है काफ़ी जो है उसके ऊपर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। तो ये ज़रूरी है, अब वो वक्त आ गया है कि जब जो है OMR शीट्स को जो है सार्वजनिक किया जाए, जैसा कुछ एग्ज़ाम्स में किया भी जाता है, और उनकी जो कार्बन कॉपीज़ हैं वो भी अभ्यर्थियों को दी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मिलकर ही इस चीज़ से छुटकारा पाया जा सकता है। नहीं तो जो इस तरह से जो टेक्निकल हेड कर रहे हैं या उनके बेहतर क्या हो कि गंदगी साफ हो, बेहतर क्या हो कि ट्रांसपेरेंसी सामने आए, बेहतर क्या हो कि भरोसा आप युवाओं को जीत पाए। क्योंकि युवा तो अब ये तक कहने लगे हैं, अभी तक RPSC को भंग कराने की मांग होती थी OP सोलंकी जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि RSSB भी भंग हो जानी चाहिए। स्थिति आ गई। मैं आपके पास आऊंगी, एक कॉलर जुड़ गए, उनको मैं ले लेती हूँ। कैलाश, बहुत स्वागत आपका, आप क्या कहना चाहते हैं? जी मैम, नमस्ते सभी को, मेरा नमस्कार। उपेन भाई, मैं तो आपका काफी टाइम से बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। एक्चुअली आज मेरा मुद्दा जो मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी OMR को लेकर बात हो रही है, इसमें दोनों पार्टियां एक दूसरे पर छींटाकशी कर रही है। एक्चुअली इसमें मुद्दा ये होना चाहिए कि अभी जितनी भी फॉर्जरी सामने आई है, जितना भी स्कैम सामने आया है, दोनों पार्टियां मिलकर उस पर काम करें, ताकि जितनी भी अभी तक गलतियां हुई हैं, जो कैंडिडेट सेलेक्टेड होने चाहिए थे उनको बाहर कर दिया गया है, तो कम से कम उनके साथ एक जो है न्याय मिले। अब आप देखिए, जूनियर अकाउंटेंट 2024 में जो एग्जाम हुए थे, उसका सेकंड पेपर इतना ज्यादा टफ था कि अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर को उसकी की बनाने में 10 दिन लग गए थे। और जब उसकी फाइनली मेरिट आती है तो मेरिट इतनी हाई चली जाती है जो मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। एक्चुअली मैं खुद उसका कैंडिडेट रहा हूँ, मैंने काफी अच्छी तैयारी की थी और मुझे उस दौड़ से बाहर होना पड़ा। ये तो हो गई अब तक की व्यथा। अब मेरा तो एक ही एडवाइस है कि जिस तरह से OMR शीट अभी 2 लेयर में आती है, एक होती है कार्बन कॉपी और एक होती है बोर्ड की कॉपी। कार्बन कॉपी कैंडिडेट लेके जाता है, अगर इसमें एक लेयर और जोड़ दी जाए, वो लेयर होगी प्लास्टिक लेमिनेशन की। इसमें क्या होगा कि जैसे ही कैंडिडेट अपनी OMR फिल करता है, OMR फिल करने के बाद जो प्लास्टिक लेमिनेशन की लेयर होती है, उस लेयर को वो उसके ऊपर चिपका देगा, तो वहां उसकी OMR जो होगी वो कंप्लीटली फ्रीज हो जाएगी, उसमें किसी तरह का कोई बाद में करेक्शन नहीं हो पाएगा। बहुत अच्छा कैलाश, आपने ये हमें सुझाव दिया है। OP सोलंकी जी, आपको लगता है एक हमारे साथ जुड़े युवा उनका सुझाव? हाँ उपेन जी, मैं आपके पास आऊंगी, वो आपकी तारीफ कर चुके हैं, मैंने सुन लिया, मैं आऊंगी आपके पास। जी OP सोलंकी जी। जी नमस्कार आप सभी को। मेरा ऐसा मानना है कि आप RPSC कह लें या स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड कह लें, आप ऐसा मान के चलें कि स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की जब से गठन हुआ होगा और RPSC की भी पिछले 20 साल की भर्तियां आप देख लें, रूलिंग पार्टी चाहे किसी भी दल की रही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिस्टम ऐसा हैक है कि आप चाहे पेपर से OMR पे चले जाएं या नई कोई परीक्षा पद्धति लेके आ जाएं, ये नए नए तरीके ढूंढ लेते हैं और उसके बाद जब ये सामने चीजें आती है नकल की, तो उसके बाद उसको डिफेंड भी करते हैं। अभी हालिया ये कोर्ट में SI भर्ती में भी ऐसा ही हो रहा है, जब पहले कुछ और मानना था, अब उसी को डिफेंड कर रहे हैं कि हम उसमें स्क्रूटनी कर लेंगे।
पर मैं ऐसा मानता हूं कि मेरा एक अनुमान है कि पिछले 20 साल की भर्तियों की यदि सही से ट्रांसपेरेंसी से अगर इनका इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो तकरीबन आपको 50% जो पोस्ट है वो वैकेंट हो जाएगी। मेरा ऐसा मानना है। और आलोक राज जी अभी आए थे, आलोक राज जी के समय में ही 2018 में मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना था, विशाल बंसल साहब को, तो ये बता रहे थे कि गोमती नगर में एफआईआर हुई, 60 लाख रुपए की रिकवरी हुई और साथ में कुछ ओएमआर, कुछ नाम भी आए। लेकिन उस बात को बिल्कुल ऐसे हाइड कर दिया गया, यदि अगर ये सामने आता नहीं तो शायद ये सामने कभी भी नहीं आता। तो ये जो भी कुछ हो रहा है, आप ऐसा मान लीजिए अच्छी पहल है, लेकिन ये पूरी तरीके से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो भी नहीं पाएगी, अंतिम छोर तक हम जा भी नहीं पाएंगे, जो बड़े नकलची हैं। क्योंकि दोनों दल, चाहे कोई किसी की भी रूलिंग पार्टी आएगी, वो एक दूसरे को बचाने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि पारदर्शिता के नाम से यदि आप इन संस्थाओं से कोई जानकारी मांगेंगे, उपेंद्र यादव जी भी हैं, पहले ये है जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष थे, तो आप ऐसा देखेंगे कि आपको वो मना कर देंगे, ये कहेंगे कि ये हमारा गोपनीय दस्तावेज है, जबकि गोपनीयता कुछ नहीं है। गोपनीयता के नाम से पारदर्शिता के लिए ये बहाना लेकर कुछ ना कुछ वहां पे है जो बेईमानी करते हैं, इसलिए उस दस्तावेज को देते नहीं है। तो एक तो भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता रहे, परीक्षा पद्धति में बदलाव आए, और सबसे बड़ी बात है कि सिस्टम में बैठे जो लोग हैं उनके ऊपर लगातार निगरानी रहे, इनकी लगातार विजिलेंस होती रहनी चाहिए, तब जाके ही ये कुछ गड़बड़ियां रुक सकती है। पूरी तरीके से तो ये कभी भी नहीं। अशोक गहलोत कह रहे थे कि सबसे कड़ा कानून पेपर लीक को लेकर तो हमने बना दिया, उम्र कैद। मैं आऊंगी उपेंद्र जी, मैं आऊंगी, आपसे वादा किया था मैं आऊंगी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल आशीष जी से है। हमने 250 से ज्यादा गिरफ्तारियां भी की, कई पेपर लीक हुए तो उसमें रद्द हमने कराया, ये हमारी पॉलिटिकल विलनेस थी। तो मुझे आप एक बात बताइए, अपने इतना सब कुछ किया, आपको पता नहीं लगा पूर्व मुख्यमंत्री के पीएसओ भी इन्वॉल्व थे? जिस तरह की बात अशोक गहलोत जी ने की है, बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि इस पेपर लीक में सबसे बड़ा कानून बनाने वाली कांग्रेस पार्टी है। पेपर लीक में सबसे पहली गिरफ्तारी करने वाली कांग्रेस पार्टी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 2 साल के शासन में मैं ये पूछना चाहता हूं, बेदी लंका ढाए उधर नजर नहीं गई, यही तो मैं कह रही हूं। सुनिए तो सही, मैं ये तो कह रहा हूं कि इधर उधर की बात ना कर, कारवा क्यों लूटा। मैं उपेंद्र जी से ये पूछ रहा हूं कि जब आपकी सरकार है 2 साल में वही अधिकारी लगे हुए हैं, वही कर्मचारी लगे हुए हैं, वही सदस्य लगे हुए हैं जो आरपीएससी को भंग करने की बात कर रहे थे। आज आरपीएससी कहां भंग हो गई? जब ये चुनाव से पहले 2023 में बड़े बड़े मंचों पर भाषण देते थे कि हम आरपीएससी को भंग कर देंगे, आरपीएससी को इस तरीके से कर देंगे कि आरपीएससी में कोई भी अब भ्रष्टाचार नहीं होगा। अब क्या हो रहा है? आपने किसको निकाल दिया आरपीएससी से बात, और आरएसबी में क्या परिवर्तन कर दिया? आलोक राज जी किस समय के लगे हुए थे? तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ करने में विश्वास नहीं करती है, ये सिर्फ थोपने में विश्वास करती है। 2 साल हो गए आज, 2 साल में ये छोटे छोटे 2 साल इनके, 5 साल इनके, एक दूसरे पर आरोप। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आशीष जी आपको रोकना चाहूंगी, सीकर से बड़ी खबर है। गैंगस्टर लॉरेंस को बरी कर दिया है, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एक आरोपी यतेन को भी बरी किया गया है। सीकर से ब्रेकिंग न्यूज है, लॉरेंस से जुड़ी बड़ी खबर। हरदेव राम, अरुण, हरविंदर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। गैंगस्टर लॉरेंस को बरी कर दिया गया है, एक आरोपी यतेन को भी बरी किया गया है। हरदेव राम, अरुण और हरविंदर को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दरअसल सरपंच से जुड़ा हुआ, जो पूर्व सरपंच थे, उनके मर्डर से जुड़ा ये पूरा मामला है और इसमें कोर्ट का ये फैसला आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हरदेव राम, अरुण और हरविंदर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सरपंच सरदार राव जो रहे थे पूर्व सरपंच, उनके मर्डर से जुड़ा ये मामला है। संदीप हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संदीप, कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए क्या कुछ कहा है और क्या है फैसला? बिल्कुल, देखिए 23 अगस्त 2017 को रानोली में थाना इलाके में जो पूर्व सरपंच सरदार राव की हत्या हुई थी, इस मामले में आज कोर्ट ने जो है वो अपना फैसला सुनाया है, जिसमें गैंगस्टर जो लॉरेंस बिश्नोई है उसको और यतेंद्र को, 2 आरोपियों को बरी किया है। और इसमें जो 9 लोग हैं उनको सजा सुनाई गई है, जिनमें 3 जो लोग हैं उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जिसमें हरदेवाराम और 2 उसके साथी हैं, और 6 जो लोग हैं उनको इस पूरे मामले में 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। तो निश्चित तौर पर ये चुनावी रंजिश से जुड़ा हुआ मामला था, जिसमें जो गैंगस्टर सुभाष बराल है, जिसके खिलाफ फैसला पेंडिंग रखा गया है, क्योंकि जो गैंगस्टर सुभाष बराल जो आनंदपाल गिरोह का था, उसी के इशारे पे, उसी के कहने पे जो है वो इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। और इसमें पूरे में
लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ आया था। लॉरेंस को भी आज कल जो है कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। उसके बाद आज जो कोर्ट ने फैसला सुनाया जिसमें सुभाष बराल जो फरार है उसके खिलाफ जो मामला है वो पेंडिंग रखा गया। और अभी भी इस मामले में 5 लोग ऐसे हैं जो जिनके खिलाफ अभी 173 यानी कि पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन है वो पेंडिंग चल रहा है। तो निश्चित तौर पर उनका अभी फैसला आना बाकी है और बाकी जो 11 लोग आज पेश होने थे उनके खिलाफ जो फैसला आया है। लॉरेंस गैंग को बरी कर दिया गया है, इसमें क्या आधार रहा? देखिए, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को बरी किया गया है। गैंग में जिस तरह से जो संपत नेहरा है या अन्य जो आरोपी हैं वो उनके खिलाफ अभी जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन नहीं पूरी नहीं हुई है, तो गैंग को बरी तो नहीं किया गया, लेकिन लॉरेंस को खुद को इस पूरे मामले में बरी किया गया है, जिसमें यही जो आधार कोर्ट ने माना कि प्राइम फेसी जो डायरेक्ट जो इन्वॉल्वमेंट है वो कहीं ना कहीं इस मामले में नहीं माना गया है। तो अभी जो कि फैसले की कॉपी आएगी उसके बाद बहुत सी चीजें साफ होगी कि आधार पर जो है लॉरेंस को बरी किया गया है। जी शुक्रिया संदीप, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बार फिर हम बड़े मुद्दे की तरफ रुख कर रहे हैं कि आखिरकार कैसे युवाओं को न्याय मिले, कैसे अभ्यर्थियों को न्याय मिले। दक्षिता एक कॉल हमारे साथ जुड़ गई हैं, काफी देर से इंतजार कर रही थी। दक्षिता, स्वागत आपका, आप क्या कहना चाहती हैं? नमस्ते मैम, मैं दक्षिता शर्मा झालावाड़ से। मैं अभी एक नई अभ्यर्थी हूँ जो RSM SSB की परीक्षाओं में शामिल हुई थी। जब मुझे इन घोटालों के बारे में पता चला, OMR शीट हो या फिर किसी भी प्रकार से, तो बहुत दुख होता है जब कोई नया अभ्यर्थी शामिल होता है और उसे इन बातों का पता चलता है, तो उनका आत्मविश्वास भी बहुत हद तक कम हो जाता है और इन जो भर्ती परीक्षाएं हैं इन पर से विश्वास भी उठ जाता है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी जो सरकार है वर्तमान, कि वे युवाओं के हित में फैसला लें और कोई बड़ा कदम उठाए ताकि आगामी जो भर्ती परीक्षा है उनमें ये गड़बड़ी और होने वाली धांधली को रोका जा सके। शुक्रिया दक्षिता, पूरा पैनल यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं आपकी चिंता के बारे में। उपेंद्र जी, आपने सुना, ये युवा है, ये महिला है जिसके लिए आप कहते हैं कि महिला एक बहुत बड़ी हमारी वोटर है और बीजेपी से जुड़ी है, ये उनकी चिंता है। वो कह रहे हैं कि बताइए कैसे हमें न्याय दिलाएंगे, बताइए कि कैसे भरोसा लेकर आएंगे, हम टूट जाते हैं, आत्मविश्वास टूट जाता है। देखो, अक्षिता को मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि ये भजनलाल जी की सरकार है जिसने शपथ लेते SIT का गठन किया, 300 से ज्यादा लोगों को जेल में डाला। ये कार्रवाई भी भजनलाल जी ने करवाई है। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, फर्जी डिग्रियों को लेकर दूसरे राज्यों में जो कार्रवाई हो रही है ना, अब वो पकड़े जाएंगे, जब उनका फ्रेश नोट जारी होगा तो कांग्रेस वाले कहेंगे क्या हो गया। अरे कार्रवाई भजनलाल जी कर रहे हैं, उनकी इच्छा शक्ति देखिए कि वो दूसरे राज्यों में जाके कार्रवाई करवा रहे हैं, ऐसे को बेच रहे हैं। अरे बाहर की डिग्री आपके खोटे में खाते हैं, आप मत बोलिए बीच में, इनको बोलिए चुप रहिए, इनको बोलिए चुप रहिए। आप लोगों के तुम्हारा ये क्या गया, आप चुप रहिए, आप बोले चुप रहिए, आप जवाब देना, ये सुनेंगे नहीं, ये सुनेंगे नहीं। सेकंड ग्रेड के पेपर का जो लिफाफा खुला मिला था, विद्यार्थियों ने कहा था कि पेपर लीक हो गया, उसका बोल देंगे उपेंद्र जी, मुझे बोलने दे, अभी थोड़े दिन पहले लीक पेपर इनकी पोल खुली है, आप सुनने की बात रखिए उपेंद्र जी, इनको रोकिए, बता दीजिए। जब ये बोल रहे थे, ये बोल रहे थे, मैं जब बोल रहे थे, ये बोल रहे थे, मैं चुप था। उसका क्या करेंगे? आप चुप अरे जब पेपरों पे FIR होती है कार्रवाई करते नहीं, उसके बाद कह रहे थे हमने पेपर लीक रोक दिया। अरे आपके सरकार में कार्रवाई होगी, आप लोगों की कार्रवाई होगी। अरे हम तो खुले में कह रहे हैं, पुलिस थोड़ा सा जी खुले में कह रहे हैं, जी कह रहे हैं, अशोक गहलोत जी कह रहे हैं, भाई पकड़िए ना, अरे पकड़िए ना, आप पकड़िए ना, मेरी बात सुनिए, बातें करके जनता को भड़काने का प्रयास मत कीजिए। आप सुनिए, सारे कार्य में आपके BL जाटव जी की बात रखने दीजिए। BL जाटव जी किसके घास थे? वसुंधरा राजे जी के, रामूराय राय किसके घास थे? वसुंधरा राजे जी। और आज रामूराय राय का जमानत हो चुकी है, वो जमानत में बाहर है और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जब सुप्रीम कोर्ट दर्शक भी देख रहा है, उकता गया है वो कह रहा है कि अब आत्मविश्वास टूट रहा है हमारा, कभी पेपर लीक होते हैं फिर ये OMR घोटाला हो जाता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, महेंद्र, बहुत स्वागत आपका, क्या कहना चाहते हैं आप? मैम नमस्कार। नमस्कार जी, मैं चूरू से जुड़ा हुआ हूँ, ये उपेंद्र भाई भी बैठे हुए हैं, इनको भी पता है 2016 में अंग्रेजी पोस्ट निकली थी 10,000 और अंग्रेजी में पीछे OPGS चूरू की जो यूनिवर्सिटी है उसको अभी UGC ने भी और तकनीकी विभाग ने दोनों ने भी उनको गलत ठहराया है और वहां से बैक डेट में लेकर के इंग्लिश की 10,000 पोस्ट की तो बैक डेट से अंग्रेजी की भी डिग्री लेकर के बहुत सारे लाग गए। तो मैं उपेंद्र भाई जी से भी कहना चाह रहा हूँ और भजनलाल सरकार से भी कहना चाह रहा हूँ कि वो जांच क्यों नहीं करवाई जा रही है,
जबकि यूजीसी ने उसको अभी थोड़े दिन पहले राजस्थान में एक यूनिवर्सिटी है ओपीजेएस, उसको गलत ठहराया है, उसकी मान्यता रद्द की है, और तकनीकी विभाग ने भी उसकी मान्यता रद्द की है। उसकी भी जांच की भजनलाल सरकार ने 2018 से करवाई है, जबकि उसकी जांच नहीं करवाई जा रही है मैम। ठीक है उपेंद्र जी, जवाब दीजिए। 2016 का मामला है, यानी वसुंधरा राजे सरकार का मामला है, उसकी भी तो जांच करा लीजिए। ओपीजेएस को सब साफ पता है मैम, सब पता है कि वो पीछे से डिग्री। ठीक है, मैं जवाब दे रही हूँ उपेंद्र जी से, शुक्रिया आपका। पिछले कई सालों से लगातार मैंने लिखित में दिया था, कार्रवाई की मांग की थी, और अब जाके सरकार में कार्रवाई हो रही है। और जो जितने आशीष जी है, रीट विशेषज्ञ हैं, एडवोकेट साहब है, जिन्होंने जो सुझाव दिए मैं सरकार तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि राजनीति करने के बजाय युवाओं को भला कैसे हो सकता है। मैं युवा बेरोजगार का संघ का अध्यक्ष रहा हूं, मेरे ज्यादा पीड़ा कोई नहीं जानता इनकी, मैं इनके साथ धरने में बैठा हूं, सब कुछ देखा है मैंने। तो मैं इस सिस्टम को सुधारने के लिए लगातार माननीय मुख्यमंत्री जब भी मुलाकात हुई सुझाव दे रहे, और मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति देखिए। मैं यह स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, अब फर्जी डिग्रियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है ना, कुछ दिन बाद कांग्रेस बोलेगी, अब नहीं बोलेगी, क्योंकि धन्यवाद देना चाहिए कि भजनलाल जी कार्रवाई कर रहे हैं। और जो ये एसओजी की जो कार्रवाई हुई है, ये इच्छा शक्ति मुख्यमंत्री जी की थी, उन्होंने फ्री हैंड किया, कार्रवाई हो रही है। धन्यवाद हम तब देंगे जब 2024 पूछताछ हो गई क्या? बीएल जाटव जी से पूछताछ हो गई क्या? बीएल जाटव जी से पूछताछ हो गई क्या? 2018 में बीएल जाटव अध्यक्ष थे, हुई क्या पूछताछ उनसे? अब तक आपने उनसे पूछताछ की क्या? छोटे छोटे लोगों को पकड़े हुए हैं, आप क्या समझना चाहते हैं? पहले बोलेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। जांच नहीं कराई आपने? एक मिनट, देखो मैं ये कह रहा हूं, ओपी सोलंकी जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। एक मिनट, आप दोनों शांत हो जाइए। ओपी सोलंकी जी, उसके बाद मैं आशीष शर्मा जी के पास आऊंगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किसी भी संस्था में यदि कोई पेपर लीक होता है जी, तो बिना संस्था प्रधान की भूमिका के ये सब बातें संभव नहीं है, चाहे वो संस्था कोई सी भी हो, आरपीएससी हो, सिलेक्शन बोर्ड हो। तो यदि अगर किसी चेयरमैन ने या मेंबर्स ने जब जब भी ऐसी कोई घोटाले सामने आए हैं, यहाँ पे भूमिका लगी है, और यदि अगर उन्होंने सरकार को या अनुसंधान एजेंसियों को उन्होंने संपर्क नहीं किया, और ना उस नकल के बारे में, ना उन बाकी चीजों के बारे में यदि अगर कहीं पर्दा डाला है, तो सीधा सीधा उनकी भूमिका तय होती है, और उनके ऊपर भी ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए जैसी ये नकलचियों के साथ हो रही है अभी। तो यदि ये कोई कहता है कि मेरे वहां रहते हुए ये हुआ था, तो ये बातें अभी जाके क्यों आ रही है? यदि अगर इन्होंने सरकार को पहले नहीं बताया, और या जाके है जो अनुसंधान एजेंसी को खुद ने नहीं रिपोर्ट की, उनको खुद को बताना चाहिए था कि ये 2018 में यहाँ हुआ है, हमारे यहाँ पे आदमी यूपी के अंदर पकड़े गए हैं। ऐसा ही आरपीएससी के साथ होना चाहिए था। जब भी कोई एफआईआर हुई है, हम यहाँ कोर्ट में भी ये देखते हैं कि ये सारी सरकार और ये सारा सिस्टम, ये जो एजेंसियां हैं, ये उसको हाइड कर लेती है, और ये तक बताती है कि हमने सरकार को संपर्क ही नहीं किया, कभी बताया भी नहीं। तो मेरा ऐसा मानना है कि उसकी जो भी संस्था का प्रधान है, उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। यदि कोई ऐसी कोई बात सामने आती है तो कड़ी कार्रवाई उस पर होनी चाहिए। बिल्कुल। एक हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं, मुफीद। स्वागत मुफीद आपका। आपको क्या लगता है, क्या मुफीद होना चाहिए ताकि सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आ पाए? हाँ, नमस्ते मैम। मैं रीट अभ्यर्थी हूँ। मैंने एग्जाम दिया था कोटा सेंटर पर। वहां पर सिस्टम ने कई साल की जो चीज चेकिंग वगैरह की थी, लेकिन वो जो काम हो रहा है जो अंदर से ही हो रहा है। तो मैं एक आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि इतने अभ्यर्थियों का आप इतना भविष्य खराब क्यों कर रहे हो? ये सरकारों का ही फेलियर है, और सिस्टम के अंदर बैठे लोग, इनके ही लोग बैठे हुए हैं। ये चाहते नहीं है बस अब जो यहाँ पर बैठे हैं और राजनीतिक, बस अपना राजनीतिक रोटी सेकने के में कि मुझे मिल जाए फेवर में, लेकिन स्टूडेंट का भविष्य कोई बोल नहीं रहा। एक पार्टी दूसरी पार्टी को ब्लेम कर रही है, लेकिन एक स्टूडेंट का भविष्य तो देखो आप किस तरीके से आप जा रहे हो। 500 किलोमीटर सेंटर दे रहे हो, ये सोचने वाली बात है मैडम। आशीष तो मेरा एक उपेंद्र यादव जी सुन रहे हैं आप, ये आम दर्शक जुड़ रहा है, ये आप लोगों के लिए भी सीख है। शुक्रिया मुफीद जी हमसे जुड़ने के लिए। आशीष शर्मा जी, चूंकि आप अभ्यर्थियों के बीच में ही रहते हैं, उनकी चिंता को बेहतर तरीके से समझते हैं, इसलिए मैं समझ रही हूँ कि आप ये देखिए, जब RSSB का सिस्टम के अंदर बैठे जो स्टाफ है, रिजल्ट प्रोसेस करने की जो प्रभारी है, यानी कि पूरा रिजल्ट बनाने की जिस पर जिम्मेदारी है, वही अगर ये गड़बड़ झाला करेगा, OMR शीट की स्कैनिंग की जिसकी जिम्मेदारी है वही गड़बड़ झाला करेगा, तो भरोसा किस पे किया जाए? नमस्कार मैम, मैं एक बात कहना चाहूंगा। जैसे मान लो घर में किसी भी एक सदस्य ने, मान लो एक बच्चे ने कोई गलती की, और तो अगर
पिताजी को बात पता नहीं है कि बच्चे ने गलती की है, लेकिन ये फिर नैतिक जिम्मेदारी किसकी होगी कि वो गलती किसकी मानी जाएगी, किसका फेलियर माना जाएगा? एक्चुअल में पिताजी की परवरिश की गलती मानी जाएगी। तो उसी तरह अगर कर्मचारियों के द्वारा गलती हो रही है तो अध्यक्ष साहब ये नैतिक जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे कि ये गलती हमारे से हुई है, हमारी प्रशासनिक कमजोरी रही है, जिसकी वजह से जो अभ्यर्थी दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, इतना उन्होंने पूरा ना दिन देखते, ना रात देखते, ना खाना देखते। और उपेन भाई तो अच्छे से देखे हुए हैं, मैं उपेन भाई से मैं उनके साथ काफी धरनों में गया हूं और उपेन भाई ने अच्छे से बच्चों की पीड़ा खूब महसूस की है। खूब इन्होंने भी कह रहे हैं कि 2019 में तत्कालीन RSSB के अध्यक्ष को अगर इस्तीफा दे देना चाहिए तो क्या ट्रांसपेरेंट हो जाता सब कुछ? नहीं उससे ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, लेकिन हाँ नहीं, हमको कर्मचारियों को रोटेशन पॉलिसी पे तो रखना चाहिए ना, कि जो अध्यक्ष को जैसे हम रोटेशन पे देते हैं वैसे हमें कर्मचारियों को भी रोटेशन पॉलिसी पे रखना चाहिए कि लगातार उन्हीं कर्मचारियों को वो जिम्मा नहीं देना चाहिए। साथ में थोड़ा डिजिटल ट्रेल रखना चाहिए, इसका एनक्रिप्टेड डेटा सर्वर रखना चाहिए जिनसे हम उन चीजों को ट्रैक कर सके रेगुलर, और रैंडम उनकी जांच होनी चाहिए, जैसे रैंडम मैनुअल जांच होती है। एक स्वतंत्र निगरानी आयोग बनाना चाहिए जो मैं समझूंगी इस सिस्टम की और भी बारीकियों को। ओम प्रकाश एक हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं। स्वागत ओम प्रकाश जी, आप क्या कहना चाहते हैं इस गंभीर विषय पर? नहीं सर, मैम नमस्कार जी। स्कूलों में पेपर लीक होता है तो स्कूलों में प्रधानाचार्य होते हैं, उसकी जिम्मेदारी नहीं होती है। सरकार कहते हैं अभी ये कमेटी बनाएंगे, कमेटी बनती रहती है, कभी कोई राडार में आता ही नहीं, क्यों नहीं आती? और ये कांग्रेस के हल्द्वानी साहब बैठे हैं, ये कह रहे हैं कांग्रेस के तो डाकरा का तो पूरा परिवार ही, पूरा कुनबा ही आ रहा है बन गया। उसकी जांच हुई थी, इतना हल्ला हुआ था, उसकी कोई जांच नहीं हुई, क्यों नहीं हुई जांच उसकी? चलिए, थैंक यू ओम प्रकाश जी जुड़ने के लिए। आशीष जी जवाब दीजिएगा। आशीष जी जवाब दीजिए। भेजी थी, क्या हुआ? हल्दानिया जी जवाब दीजिए। क्या मिला? कुछ नहीं मिलने वाला, आप लगाने का काम करते हैं, आप अटकंडे लगाते हैं, करना कुछ है नहीं आपको। आशीष हल्दानिया जी, कॉलर का सवाल सुना आपने, वो जवाब मांग रहा है आपसे। आप जवाब दिया ना मैंने कि भाई जांच करवाइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम तो कह रहे हैं, डोडासरा जी भी खुलेआम कह रहे हैं भाई, कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, रोज कह रहे हैं भाई जांच करवाइए ना, कौन मना कर रहा है? छुपने वाले हमें नहीं, हम सदन में भी कहते हैं और सड़क पे भी कहते हैं, दोनों जगह हम कह रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत होनी चाहिए ना करवाने की। उपेन जी, आप तो कह रहे थे ना कि बड़ी मछलियां सामने आएंगी, 2 साल तो बीत गए। आप चिंता मत करिए, धीरे धीरे भोखला रहे हैं ना, ये भोखलाहट नहीं है, ये जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए ना, अब सुनना नहीं चाह रहे, अब ये सुनना नहीं चाह रहे, अब सुनना नहीं चाह रहे। अरे सुन तो लीजिए, खुलेआम डोडासरा जी, खुलेआम सड़कों पे जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप सुन नहीं रहे, कह रहे करो कार्रवाई। अरे खुद बचने के लिए लड़ रहे हैं, पंचायत चुनाव करा नहीं सकते, छोटे छोटे पेपर करा नहीं सकते, युवाओं के मुद्दे अपराधियों को पकड़ नहीं सकते। मुख्यमंत्री जी कहते हैं मेरे राज्य में अपराध हो जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता है, दूसरे राज्यों में अपराध होते हैं, पता चल जाता है। ये तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, जो सिर्फ हेलीकॉप्टर में उठते हैं, उनकी विधानसभा में बलात्कार हो जाते हैं, उनकी नाक के नीचे एक पुलिसकर्मी एक दलित महिला का बलात्कार कर देता है, मुख्यमंत्री को पता नहीं चलता, जबकि मुख्यमंत्री रात को विधानसभा सांगनेर में जाके आते हैं। मैडम ये डिबेट युवाओं पे चल रही है, युवा पे मुख्यमंत्री जी की आप तारीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ बदललाल जी की आप तारीफ कर रहे हैं। बदललाल जी की सरकार में ये हो गया, बदललाल जी की सरकार देने वाले व्यक्ति है, बदललाल जी की सरकार में हुआ है, बदललाल जी की सरकार में हुआ है। अरे जवाब बदललाल जी का नाम लिया है, ये पीड़ा बदललाल जी ने युवाओं के साथ जारी रखिएगा। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, उनकी भी बात हम सुन लेते हैं। शांतिलाल, स्वागत है शांति जी, आप क्या कहना चाहते हैं? सुनेंगे हम तो सुन रहे हैं, आप हेलो जी शांति जी, आपको ऑडियो मिल रहा है, आवाज आ रही है आपको? हेलो नमस्कार सभी को जी, मैं कांतिलाल बालोतरा से बोल रहा हूँ जी, क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऑडियो मिल रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस बीजेपी सबसे ही पूछना चाहता हूँ कि हर बार भर्ती होती है और उस भर्ती में हर भर्ती में घोटाला निकल रहा है, और जो विपक्ष है वो पक्ष विपक्ष आपस में आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, और हर बार बोलते हैं बड़ी मछली को गिरफ्तार करेंगे, तो क्यों ना वो बड़ी मछली को एक साथ गिरफ्तार किया जाए तो वो काम भी निपट जाए। ये बार बार आरोप प्रत्यारोप का दौर क्यों चल रहा है? चलिए, शुक्रिया शांति जी जुड़ने के लिए। एक बात और पूछना चाहता हूँ मैडम आगे से। जी हेलो, हाँ सर, कंप्लीट कर मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे बाहर से कोई भी कैंडिडेट अंदर परीक्षा के लिए जाता है तो महिलाओं के मंगलसूत्र तक उतारे जाते हैं, और अंदर ये घोटाला हो रहा है, मंगलसूत्र उतारने का फायदा क्या है?
बाहर इतनी मतलब कठोरता करते हैं और अंदर ही घोटाला हो रहा है, तो क्यों नहीं घोटालाबाज को पकड़ा जाए। सवाल है आपका, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए उपेंद्र यादव जी। आप जनेऊ उतरवा देते हैं, मंगलसूत्र उतरवा देते हैं, इतने स्ट्रिक्ट आप रूल्स दिखाते हैं कि सब कुछ बढ़िया रहेगा, लेकिन अंत में निकल आता है पेपर लीक हो गया, अंत में निकल आता है कि ओएमआर घोटाला हो गया। मतलब सिस्टम के अंदर ही बैठे जो लोग हैं वो गड़बड़ जाला कर रहे हैं ना। ये हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? आशीष हल्दानिया जी, आप अपनी डिबेट अलग चला रहे हैं। आशीष हल्दानिया जी, एक मिनट शांत हो जाइए, सामने बात करिए मुझसे। आशीष हल्दानिया जी, आप अपनी डिबेट अलग चला रहे हैं। आप करते हैं पेपर, हल्दानिया जी ऑडियो डाउन कर दीजिए। पता चलेगा। हल्दानिया जी ऑडियो आपकी डाउन रहेगी। एक और कॉलर जुड़ गए, ऋषभ जी क्या कहना चाहते हैं? जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं ये कहना 2018-2025 के भी जितने भी भर्तियां हुई है, उन भर्तियों के अंदर जितने टॉप मेरिट कैंडिडेट हैं, लगभग मान लीजिए ज्यादा नहीं होते हैं टॉप मेरिट्स के कैंडिडेट, उन सभी की ओएमआर की क्यों ना एक फोरेंसिक जांच करवा ली जाए, क्योंकि ये तो क्लियर हो गया कि स्कैम हुआ है और स्कैम काफी बड़े लेवल पर हुआ है, इसमें तब को दो राय है नहीं। अब दूसरा मैम होता क्या कि जब एग्जाम के बाद हम लोग कोई कंप्लेंट फाइल करते हैं तो हमें बोर्ड से या फिर चाहे कोर्ट से हमें कहा जाता है कि आप कोई ऐसा प्रूफ लेके आइए जहाँ ये क्लियर हो जाए कि फोर्जरी हुई है या फिर कोई गफलत हुई है एग्जाम में। अब कैंडिडेट अपना एग्जाम दे या फिर इस तरह के सबूत ढूंढे, ये सबूत वगैरह ढूंढना तो एसओजी या फिर पुलिस प्रशासन उनका काम है, एक कैंडिडेट का काम नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, तो अभी तक की जितनी भी एग्जाम्स हुए हैं उनकी फोरेंसिक जांच हो जाए और टॉप कैंडिडेट की जांच हो जाए, क्योंकि टॉप कैंडिडेट ज्यादा नहीं होते मैम। अगर उनकी फोरेंसिक जांच की जाए तो अभी तक की सारी परतें खुल जाएगी। अगर क्लियरिटी हुई तो बहुत अच्छी बात है, और जहाँ फोर्जरी हुई है तो एटलीस्ट जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है उनको जस्टिस मिल जाएगा। बस मेरी बात यही समाप्त करता हूँ मैं। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए उपेंद्र यादव जी, चूंकि आप ही की पार्टी सरकार में है। जो दर्शक जुड़े थे उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए, एक ट्रायल ले लीजिए, ऐसा करके क्या करेगी सरकार? क्या ये सुझाव पहुंचाएंगे आप सरकार तक? देखिए इनके सुझाव पूछाएंगे। एक चीज और बता दूं, फोर्थ कर्मचारी के डबल परिणाम में चयनित अभ्यर्थी ओएमआर शीट भी ऑनलाइन की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे बिल्कुल संज्ञान लेंगे। इस संबंध में मेरी बात हुई है, आने वाले समय में कई नवाचार होंगे। ये मुख्यमंत्री जी लगातार युवाओं के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास कुछ बचा नहीं है। 2026 का कैलेंडर काट दिया इन्होंने। 3-5 साल में जो नौकरियां दी है ना, 3 साल तक कितनी नौकरियां तो भारतीय जनता पार्टी यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दे देंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जो युवा है, वास्तव में उनकी पीड़ा सही है, जो पिछली 5 साल सरकार में जो बिताए है ना, ये पीड़ा सही है। मैं इनके साथ धरने पे रहा हूं, प्रदर्शन पे रहा हूं, और इनके सुझाव है ना, उन सुझावों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। मेरे से बेहतर कोई नहीं जानेगा। ये तो कोई लिख के इनके नेता इनको दे दिया, उनको फटफट ऐसा ही भर्ती परीक्षा क्यों किया आपने? ऐसा ही भर्ती परीक्षा को बोर्ड में लेके गए। नहीं सुनेंगे। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, बड़ी बड़ी बातें युवाओं के लिए कर रहे हैं। ऐसा ही भर्ती के मामले में ये कोर्ट में गए और फिर बाद में क्या कहते हैं कोर्ट को कि मैं ऐसा ही भर्ती पर कोई कार्रवाई नहीं की। ये दोगली नीति छात्रों के साथ मत अपनाइए। ये दोगली नीति वोट लेने के लिए मत अपनाइए। ये दोगली नीति राज करने के लिए मत अपनाइए। ऐसी नीति मत अपनाइए उपेंद्र जी, ऐसी नीति मत अपनाइए। ऐसा ही भर्ती पे आप बैक फुट पे आ गए, ऐसा ही भर्ती पे आप बैक फुट पे आ गए। राहुल रायका के खिलाफ आपने उसकी जमानत याचिका खारिज करवाने का वकील खड़ा नहीं किया। ये आपकी साजिश है। और एक कॉलर जुड़ गया। आप लोग अपने में उलझे रहते हैं। एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनकी सुनना हमें बेहद जरूरी है। जो भी सुझाव वो देंगे। नंदू, स्वागत आपका, क्या कहना चाहते हैं? नंदू, टीवी की वॉल्यूम थोड़ा प्लीज कम कर लीजिए। लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच रही। हम दर्शकों से गुजारिश करेंगे कि जब भी वो कॉल करते हैं तो अपना टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर लीजिए, ताकि बेहतर तरीके से हमारी बातचीत भी हो पाए और आप जो मैसेज देना चाहते हैं वो लोगों तक भी पहुंच पाए और वक्त भी यहाँ पर जाया ना जाए, क्योंकि बहुत सारे कॉलर्स जो हैं वो नाराज भी हो जाते हैं, उनको वेट करना पड़ता है, तो उनका आप टाइम किल ना करें। आशीष हल्दानिया जी, पॉलिटिकल विलनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप अगर पॉलिटिकल विलनेस दिखाते अपने वक्त पे, तो शायद ये जो ओएमआर शीट का घोटाला अब सामने आया है, कार्रवाई आपके नाम हो जाती सर। देखिए, हमने हमारे समय में कानून बनाकर हमारी संवेदनशीलता दिखाई थी कि जिस तरीके का कानून ने बनाया था, पूरे इतिहास में वो कानून नहीं था। उस इतिहास में वो कानून नहीं था। उन्हें जो ऐसा की बात करते हैं, लिखित में दिया, बचा लिया, उसको बचा लिया। कांग्रेस नेता के स्कूल में 60 लाख रुपए के साथ में दावा एंटरप्राइज लिमिटेड बचाने वाले करने वाले सरकार जाने से 6 महीने पहले सर सब समझती है जनता।
अगर आपकी मंशा पर अगर विश्वास होता तो आपको रिपोर्टेशन देती। एक हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, संजय उनका नाम है। संजय, स्वागत आपका। इस महत्वपूर्ण विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैम नमस्कार जी संजय। जी मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी ये उपेंद्र यादव बैठे हैं, जवाब ही नहीं दे रहे हैं। 2016 में 209 फर्जी डिग्री लेकर के एडिशनल की लगी थी, वहाँ अंग्रेजी की पोस्ट बहुत थी और उसकी जांच नहीं करवाई जा रही है। ओपीजीएस को गलत घोषित कर दिया, और यूजीसी ने भी कर दिया, तकनीकी विभाग ने भी कर दिया। ओपन बैठे ये जांच की बात नहीं कर रहे हैं। 2016 में बीजेपी सरकार थी, 209 लोग लगे थे, बैक डेट से डिग्री ला करके लग गए और उसकी जांच नहीं है। 2018 से शुरू करवाई थी इन्होंने। मेरा ये निवेदन है इनसे कि 2016 की ओपीजीएस यूनिवर्सिटी की जो फर्जी डिग्री आई एडिशनल से वो जांच करवाई जाए। 209 अभ्यर्थी लगे थे उस समय। बिल्कुल, संजय जी का जवाब दीजिएगा। उपेंद्र जी वो कह रहे हैं कि आप 2018 से 23 पे अटकी हुई है सुई गहलोत सरकार पर। वसुंधरा राजे वाली सरकार पे जो फर्जी डिग्री वाला है उसमें भी तो जरा देख लीजिए, न्याय उधर भी दिलाइए। आप इनको पूछिए ओपीजीएस यूनिवर्सिटी पे कार्रवाई किसने की? ये यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एक्शन लिया, कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारियां भी हुई है और उनकी सारी जो शिकायतें मिली उनकी जांच होगी। मैं इनसे मिलूंगा, जितने भी युवा तमाम सुझाव दे रहे हैं, जो डिबेट में सुझाव दे रहे हैं, जैसे पहले मैं सुझाव देता था और कांग्रेस वाले सुझाव नहीं दे रहे हैं, वो कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं भाई, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और वसुंधरा की सरकार में जो हुआ, वसुंधरा जी की सरकार में जो हुआ उसकी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बजरंग लाल जी की सरकार है भाई, आपकी खुद की सरकार आ गई है, कार्रवाई करवाइए ना उसमें। जनता से सुझाव मांग रहे हैं, अरे वो कार्रवाई चाहते हैं, वो कार्रवाई चाहते हैं, कार्रवाई कीजिए ना। 2016 की जो भर्ती की बात बता रहे हैं, पोस्ट की बात बता रहे हैं, उसमें कार्रवाई 18 से 23 क्यों नहीं कर रहे हैं कार्रवाई? बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 2 साल में किया आपने कुछ नहीं है। बड़े मगरमच्छ आपके सारे बाहर घूम रहे हैं। बीएस जादवत से बात करिए ना, रामलाल रायका से बात करिए ना, क्यों नहीं कर रहे? और फिर उसी संजय ठाकुर को जांच कमेटी का सदस्य बना दिया, जो इस अपराध में लिप्त पाया गया। ये तो इनकी सरकार है, अपराधियों को संरक्षण देती है, चोरों को संरक्षण देती है, गुंडे बदमाशों को संरक्षण देती है और फिर बात बड़ी बड़ी जनता के हितों में करती है। लाठियां चलाती है किसानों पे जो यूरिया के खाद मांगते हैं। ये डबल इंजन की सरकार गांव में डबल लाइनें लगवा रही है खाद के लिए, डबल लाइनें लगवा रही है। भविष्य खराब हो रहा है, युवा का भविष्य खराब हो रहा है। पेपर आप बचा नहीं पा रहे। आशीष जी जब आपसे सवाल पूछा जाए तब आप जवाब दीजिएगा। उपेंद्र यादव जी यहाँ पर कई अभ्यर्थियों की चिंता थी। उनका कहना था कि आउटसोर्स फर्म जो है उनका सिस्टम में एंट्री करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये ओएमआर घोटाला उसी के दिन था। उसी के 2 कर्मचारी पकड़े गए हैं, राघव लिमिटेड कंपनी। तो क्या इस ओर भी सरकार आगे ध्यान देगी? मैं एक स्पष्ट तौर पे मैं कहना चाहूंगा, तमाम युवाओं को कहना चाहूंगा, आप मेरी इस बात को गौर से सुनिए और चिंतन और मनन करिए। पूर्व सरकार में क्या हुआ? जब मैं पूर्व मुख्यमंत्री से मिलता था, आप तो 2017 की बात कीजिए यार। राघव लिमिटेड प्राइवेट कंपनी जो थी वो 2017 में बीच में जब मत कीजिए, ये तरीका नहीं। मुझे आशीष चुप रहिए आप। नहीं आप चुप रहिए, आप बताइए 2017 में राघव एंटरप्राइजेज कंपनी को लिमिटेड कंपनी को दिया गया। सम्मान करते हुए बात रखेंगे, दर्शक आपको सुन रहा है, देख रहा है। हाँ सोलंकी जी, मैं आपके पास आऊंगी। उपेंद्र जी जवाब दीजिए और प्लीज आशीष जी आपसे रिक्वेस्ट है आप बीच में जब ना करें। हाँ उपेंद्र जी कंटिन्यू। मैं जब बोल रहा हूँ ये बीच में बोले हैं, मैं इनके बीच में नहीं बोला। अभी चुप है, अब आप कंटिन्यू। निवेदन कर रहा हूँ मैं युवाओं से भी निवेदन कर रहा हूँ कि पूरे सिस्टम को मैंने देखा है, मैंने संघर्ष किया, लाठे खाई, जेल का इनका दर्द जानता हूँ। जैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जो सुझाव मुझे देने मैंने सुझाव दिया है, सरकार काम भी कर रही है। लेकिन आप देख लीजिए पूर्व की सरकार में क्या होता था, मैं जब मुख्यमंत्री से मिलता था कहता था इसमें कार्रवाई की है, पेपर लीक हुआ, ये हुआ, सारे सबूत देते थे। वो उस मामले को अपनी सरकार की इज्जत बचाने के लिए दबा लेते थे। छोटी सी बीमारी कैंसर बन गई। गलत बात आपके चैनल के माध्यम से गलत तथ्य जनता के सामने परोस रहे हैं। इन्होंने अगर कोई बात कही है, अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पेपर लीक घोटाला से गहलोत सरकार में हुआ है, उससे पहले आपकी प्रीवियस सरकारों में भी हुआ है। कैसी बात कर रहे हो उपेंद्र जी, कैसी बात करें? सोलंकी जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे। सोलंकी जी बताइए कि अब आगे क्या होना चाहिए? महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अब आगे क्या होना चाहिए ताकि भरोसा सिस्टम पर कायम रह पाए। अभी मैं दोनों को ऑडियो डाउन रखिएगा प्लीज। हमारे साथ पैनल में सरकार के प्रवक्ता है उपेंद्र जी, वो बैठे हैं। मैं उपेंद्र जी से एक वादा चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ उपेंद्र जी से एक वादा चाहता हूँ कि उपेंद्र जी यहाँ पे एक वादा करके जाएं। आपके कॉलर ने भी ऐसी मांग की थी कि लगभग जितनी भी वैकेंसीज हुई है एक बार उनकी रैंडमली आप जांच करवा लीजिए, जो भी
आपके टॉपर्स हैं या और कोई सस्पेक्ट्स हैं, एक बार आप उनकी जांच करवाइए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बेरोजगार व्यक्ति की पीड़ा शायद कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि बेरोजगार व्यक्ति की इन पेपर लीक और कारणों से उनकी उम्र चली जाती है और वो कभी लौट के आने वाली नहीं। अभी तो एसओजी की जांच कंटिन्यू है ना सोलंकी जी, अभी तो जांच कंटिन्यू है, अभी और कितनी परतें खुलेंगी, कितनी अभी और गिरफ्तारी होंगी, ये देखना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया सोलंकी जी हमसे जुड़ने के लिए। आशीष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उपेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर।